Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, all. चलो, होमवर्क कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत आई? No, sir. No, sir. ओके। No, sir. चलो एक बार क्विकली हम No, sir. रिवाइंड करते हैं क्या क्या होमवर्क था। एक तो ये वाला एंड 7th and 8th. 7th and 8th, ठीक है। तो बोलो दिव्यांग, सेकंड का आंसर क्या लेके आए हो? सर सेकंड का एक मिनट। सर सेकंड का है n equals to 27. n equals to 27, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 27 है। करेक्ट है क्या भाई? सब कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. एंजल मुझे बताओ 7th का क्या आंसर लाए हो? 31st 178. 178. A31 इक्वल टू 178। ठीक है। यशमी आप मुझे बताओगे क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर लाए हो? Sir, 64. 64। 29th टर्म पूछी थी, दैट मींस A29 64। करेक्ट है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so everyone has confirmed all the three answers. That means the three questions were very easy. सबने कर लिए। अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना, 9th। चलो रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th। If the third and the 9th terms of an AP are 4 and -8, किसी AP के थर्ड टर्म एंड 9th टर्म दे दी और पूछ लिया कि उस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा सर एक बार और बताओ ना। एक बार फिर। थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड टर्म कितनी है? थर्ड टर्म क्या है? मतलब थर्ड टर्म है 4। सर थर्ड टर्म पे आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर बेटा? आ रही है सर। सर आ रही है। डी इन नेटवर्क। चलो देखो, थर्ड टर्म इज 4, यानी तीसरी पोजीशन पे 4 बैठा है एंड 9th टर्म इज -8। 9th पोजीशन पे -8 बैठा है। 4th 5th 6th 7th 8th एंड 9th पोजीशन पे -8 बैठा है। ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है कि ऐसी एक एपी जिसके अंदर ये दो टर्म्स की पोजीशन एंड वैल्यू दोनों गिवन है। थर्ड पोजीशन वैल्यू 4, 9th पोजीशन वैल्यू -8। तो इसमें कौन सी पोजीशन पर 0 बैठेगा? मान लो 0 यहाँ पे बैठ रहा है, तो ये पोजीशन कौन सी है जहां पे 0 बैठेगा? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कौन सी पोजीशन पे 0 बैठेगा? चलो ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, क्वेश्चन नंबर 7th एंड क्वेश्चन नंबर 9th करीब करीब सेम क्वेश्चन है। ध्यान से देखो। Yes, sir. भाई आपसे क्या कहा? 7th क्वेश्चन में क्या कहा आपसे? A11 दे दिया 38 एंड A16 दे दिया 73, और पूछ क्या लिया आपसे? 31st टर्म, यानी A31 आपसे पूछ लिया। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जो आपने कर लिया बड़ी आसानी से। क्वेश्चन नंबर 9th में देखो, आपको थर्ड टर्म दे दी, दैट मीन्स A3 दे दिया 4, आपको 9th टर्म भी दे दिया, दैट मीन्स A9 दे दिया आपको -8, और पूछ क्या लिया? कोई टर्म नहीं पूछी है, वैल्यू दे के पोजीशन पूछी है। मीन्स ए के नीचे क्या क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे, ये क्या लगाऊं मैं जिसकी वैल्यू 0 आए? तो देखो, दो टर्म्स यहाँ पर भी दी हैं, दो टर्म्स यहाँ पर भी दी हैं। ए और डी यहाँ पर भी निकल गए, ए और बी यहाँ पर भी निकल जाएंगे, क्योंकि किसी भी एपी के अगर मिनिमम 2 टर्म्स गिवन हो तो ए और डी निकाल लेते हैं हम इक्वेशन बना के। Yes, sir. तो ए और डी वहां भी निकाले, ए और डी यहाँ भी निकलेंगे। अब ए और डी निकलने के बाद उधर पोजीशन दे के वैल्यू पूछी, यहाँ वैल्यू दे के पोजीशन पूछी, बस यही तो डिफरेंस है। समझे भाई? एओडी निकालने के बाद वहां पे एक पोजीशन दे दी 31st और उसकी वैल्यू पूछ ली, और इस क्वेश्चन में एओडी निकालने के बाद वैल्यू दे दी 0 और उसकी पोजीशन पूछ ली कि वो 0 कौन सी पोजीशन पर बैठेगा।
क्लियर होना चाहिए अभी मेरे हिसाब से क्वेश्चन सभी को। Yes, sir. Yes, sir. शुरू करते हैं। स्टार्ट राइटिंग। Here it is given that, क्या क्या गिवन है देखो। एक तो गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 है ना, थर्ड टर्म गिवन है। थर्ड टर्म दैट इज, थर्ड टर्म को क्या लिखोगे बेटा? A3। क्या गिवन है ये? 4। एंड उसके बाद 9th टर्म है -8, दैट इज 9th टर्म को A9, ये है -8। ये दो चीजों तो है गिवन। और पूछा गया है 31st नहीं, वो तो उसमें पूछा था ना। हमसे पूछा है पोजीशन ऑफ द टर्म 0, पोजीशन ऑफ द टर्म, पोजीशन ऑफ द टर्म 0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। टर्म 0 की आपसे पोजीशन पूछी है। ये सेट हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. चलो तो हम क्या करते हैं, हम एक बार पहले फॉर्मूला लिखते हैं। वी नो दैट an का फॉर्मूला लिख लेते हैं। an इक्वल टू क्या होता है बोलना? a प्लस n n - 1 into d. d। तो अब हम an की जगह एक बार रखेंगे A3 और एक बार रखेंगे A9, वहां से दो इक्वेशंस बनेंगी। अगर an की जगह A3 रख दूं तो वहां पे a प्लस n-1d का a प्लस 2d हो जाएगा, है ना? देखो n की जगह 3 रखा, n की जगह 3 रखा तो 3 - 1 क्या हो गया? 2। समझे? क्लियर? और A3 की वैल्यू जो गिवन है मुझे 4, और इसको मान लो आप इक्वेशन 1। एंड अगेन दूसरी टर्म क्या है? A9। बोलो शिवम, A9 को कैसे एक्सपेंड करोगे? वो an प्लस 8d। an नहीं, a प्लस 8d, और A9 क्या है? -8। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कर दिया दोनों को एक्सपेंड। अब क्या करते हैं हम? इक्वेशन 2 से 1 को माइनस कर देते हैं ताकि ऐसे एक कट जाए। वही करते हैं हम हमेशा ही, वो का वही काम कर लो। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, we get equation 2 minus equation 1 gives me, what is equation 2 का LHS? equation 2 का LHS is a plus 8d minus what is equation 1 का LHS? equation 1 का LHS is a plus 2d। फाइन, ये इक्वेशन 2 का LHS, ये इक्वेशन 1 का LHS एज इट इज लिखो, बीच में माइनस साइन लगाओ। अब चलते हैं RHS की तरफ। व्हाट इज इक्वेशन 2 का RHS? -8 माइनस, एंड व्हाट इज इक्वेशन 1 का RHS? 4। समझ आया? ये है इक्वेशन 2 का RHS, ये है इक्वेशन 1 का RHS, बीच में माइनस साइन लगा दिया। LHS माइनस LHS, RHS माइनस RHS। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो इट बिकम्स a प्लस 8d एज इट इज माइनस a माइनस 2d and the other side -8 -4, right? ठीक है, चलो a माइनस a कैंसिल आउट हुआ, बचता है 8d माइनस 2d। एंड व्हाट इज 8d माइनस 2d? 8d में से 2d गए, कितने d बचे? 60. एंड व्हाट इज -8 माइनस 4? -12. माइनस का 12। सो इट गिव्स मी d की वैल्यू -12 डिवाइडेड बाय 6 -2। इजी? चलो Yes, sir. अब d की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में। नाउ पुटिंग d इक्वल टू -2 in equation 1, we get
फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इक्वेशन वन क्या थी? a प्लस 2d इक्वल टू 4, यही थी क्या? यही थी इक्वेशन वन? ठीक है जी। यस a सर। प्लस 2d, d की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं जो कि है -2 इक्वल टू 4। करते हैं सॉल्व। a प्लस 2 इंटू 2 -4 इक्वल टू 4। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -4 को उधर ले जाओ तो उधर जाके +4, 4 + 4 8। तो a भी सॉल्व हो गया और d भी सॉल्व हो गया, और वो हो ही जाता है अगर दो टर्म्स गिवन हो तो आसानी से हो गया ना। यस सर। ठीक है, a आ गया, d आ गया। अब मैंने क्या कहा, a और d आता है तो AP के सारे राज आपको पता हैं। अब क्या चाहिए उसको, जो उसको आप आसानी से दे सकते हो उसको चाहिए। नाउ वी आर रिक्वायर्ड, क्या चाहिए उसको भाई हमसे? वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द पोजीशन। उसको पोजीशन चाहिए, किस टर्म की पोजीशन चाहिए? 0 की पोजीशन ऑफ द टर्म 0। 0 एक टर्म है वहां पे, है ना, उसकी उसको पोजीशन चाहिए। सो उसके लिए हम, अगर हमको किसी टर्म की वैल्यू पता होती है और उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है तो उसको मैं n के इक्वेट करता हूं या an के इक्वेट करता हूं? बोलो। an इक्वल टू 0। an के इक्वल करता हूं, ये वैल्यू है ना। अगर वैल्यू पता होती है और पोजीशन पता करनी होती है तब हम उसको an के इक्वेट करेंगे। और नहीं तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई ना कल, अगर th लगा हुआ हो तब तो ये n की वैल्यू हो जाएगी, n इक्वल टू 0। और अगर th नहीं लगा हुआ हो तो ये an की वैल्यू हो जाएगी। फाइन। सो वी विल राइट an की वैल्यू 0। अब चलो यहाँ पे एक्सपेंड कर दो, दैट इज an को एक्सपेंड करना, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब पहले तो आपके पास a और d की वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब तो है ना। a की वैल्यू क्या है? 8 प्लस n की वैल्यू पता करनी है और d की वैल्यू क्या है? इंटू -2, d की वैल्यू -2 इक्वल टू 0। चलते हैं आगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? पहले किसको भेजोगे वहां पे, 8 को, -2 को या -1 को? 8 को। 8 को, n-1 इंटू -2 एज इट इज यहाँ पे 8 को भेजो वहां। 8 प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। एंड व्हाट इज 0 - 8? -8। अब किसकी बारी है? -2। -2 तो -2 को उधर जाके +2 कर दें। नो सर, करेंगे। डिवाइड में जाएगा। देखो -2 वहां पर इससे माइनस से कनेक्टेड नहीं है, इससे n2 से कनेक्टेड है। तो इसके साथ इसका क्या रिश्ता है? वो रिश्ता उल्टा होगा। तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, बड़े ध्यान से करना है। तो डिवाइडेड बाय, -1 होगा। सॉरी n-1, ओके ठीक है। तो -8 को -2 से डिवाइड कराओ, क्या आएगा? +4। ठीक है। वैसे तो देखो n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती है, लेकिन यहाँ पर भी इस पोजीशन पर भी एक नेचुरल नंबर आ जाना चाहिए। इस स्टेज पर भी, अगर इस स्टेज पर भी अगर आपका नेचुरल नंबर ना आए तो समझ जाना गलती करिए, क्योंकि n इस स्टेज पर नेचुरल नंबर आएगा तो ही तो अगली स्टेज पे भी नेचुरल नंबर आएगा। मान लो यहाँ पे 4.5 आ गया, तो अब n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आ सकती है क्या +1 करते ही? नहीं आएगी ना। नो सर। तो इस स्टेज पर ही एनालिसिस कर लिया करो कि हाँ सही जा रहे हैं हम, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ n इज, अब -1 तेरा क्या होगा? प्लस हो जाएगा 5। तो n की वैल्यू क्या आ गई? क्या आ गई बोलो बच्चों? 5। यानी पांचवी पोजीशन पे, यानी कि पांचवी पोजीशन पे हमको 0 मिलेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? हेंस द पोजीशन या therefore the position of the term of the term 0। कई बार 0 को ऐसे वर्ड्स में भी लिख देते हैं 0, या फिर ऐसे 0 बना के, 0 बना के इसलिए नहीं लिखते कई बार कहीं उसको ओ ना समझ लाए कोई, वे ओ भी समझ सकता है ना, इसलिए वो लिख देता है वर्ड्स में 0। कैसे भी लिख सकते हो, पोजिशन ऑफ द टर्म 0 इन द गिवन एपी इज।
अब ये पोजीशन है इज, तो पोजीशन के आगे हम क्या लगाते हैं, टीएच, फिफ्थ पोजीशन, Yes. यानी ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म लिखो, फिफ्थ टर्म। आपसे क्वेश्चन पोजीशन की भाषा में नहीं पूछा था, आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो टर्म की भाषा में पूछा था। देखो विच टर्म, पढ़ो, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, है ना। तो हमने आंसर दे दिया, द पोजीशन ऑफ द टर्म 0 इन द गिवन एपी इज, द गिवन एपी इज फिफ्थ टर्म। क्लियर है, पीछे आंसर मैच करो फटाफट। सर हाँ जी, सर ये चैप्टर पिछले साल में था क्या? क्यों नहीं था, था ना, था, किसने कहा नहीं था, क्यों सर मैं वैसे ही पूछ रहा था। नहीं, पिछले साल चैप्टर सारे ही थे, पूरा पूरा चैप्टर तो कुछ कोई सा भी नहीं कटा था, चैप्टर के बीच में से पोर्शंस कुछ कट गए थे। पर मैंने तो बस पिछले साल वाले बच्चों को भी मैंने तो पूरा ही पढ़ाया था, कुछ भी नहीं कटवाया था। उसका कारण ये था कि जब तक गवर्नमेंट अनाउंस करती कि क्या कटेगा क्या आएगा, तब तक हमने कोर्स ही कर लिया था। गवर्नमेंट ने बाद में अनाउंस किया कि ये कटा है, ये आएगा, ये कटेगा, उससे पहले हमने कोर्स खत्म कर दिया था। अक्टूबर में हमने कोर्स खत्म कर दिया था और उनका नवंबर दिसंबर जनवरी तक फिर वो सिलेबस आया था। तो इसलिए फिर, लेकिन जो सेकेंड टाइम रिवीजन हुआ, रिवीजन में फिर हमने उस चीज को नहीं लिया था क्योंकि उनके आ ही नहीं रहा था। ठीक है, आपके तो खैर सभी आना है, आपके तो कोई चांस ही नहीं है कटाने का, तो आप तो भैया सब पढ़ो। ठीक है, सर चांस नहीं है। हाँ नहीं बिल्कुल चांस नहीं है, नो चांस, सब आएगा आपको। जब एक चीज समझो कि जब लास्ट ईयर पहली बार लॉकडाउन लगा था, उन बच्चों ने ही सब कुछ पढ़ा, तो अब तो ये सेकंड टाइम लॉकडाउन लग रहा है, तो अब तो आदत सी हो गई ना, अब तो हम वाकिफ हो गए ना भाई क्या होता है लॉकडाउन। तो जब उन्होंने ही सब कुछ पढ़ा तो फिर तुम कौन से खेत की मूली हो, तुमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, एंड अबव ऑल सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप ऐसी लालसा मन में रखो कि हमारा ये चैप्टर कट जाए, ये पोर्शन कट जाए, तो चलो, और मान लो आपकी भगवान इच्छा मान भी ले और कट भी दे कैसे भी कर करा के, तो फिर अगले साल क्या होगा वो भी सोच लो, फिर 11th में 12th में क्या हाल होगा वो भी सोच लो। आपकी पर्सनल आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट योर पर्सनल नॉलेज, उसका क्या होगा वो सोचो, है ना। हाँ, जो लोग मैथ्स नहीं लेंगे वो तो दुआ करेंगे कि थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि मैथ्स उन्होंने सोच पहले डिसाइड कर रखा है कि लेनी ही नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन जिन बच्चों ने सोच रखा है कि मैथ्स लेनी है, वो ऐसी दुआ बिल्कुल ना करे कि हमारा कुछ कट जाए। सब कुछ पढ़ो तो ही आप आगे 11th में फिर समझ पाओगे आगे की जो मैथ्स आएगी। चलें आगे, इनफ ऑफ टॉकिंग, लेट्स गेट बैक टू क्वेश्चन। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इस क्वेश्चन को वो तो करो, वेरीफाई तो करो, देखते हैं इसको वेरीफाई करते हैं हम। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म क्या था, फोर्थ था, मतलब थर्ड टर्म, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ टर्म क्या थी बताओ ना, -8, -8 और डी कितना आया था, -2, -2 -2 करना है, 4 - 2 बोलो क्या होगा, 2, 2 - 2 0, 0 0 0 - 2 -2 -2 -4 -6, एंड लास्ट में देखो -6 -2 -8 आ रहा है ना। यस सर। तो 4 से अगर मैं -2 करता जा रहा हूं तो -8 यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है। अब आप चेक कर लो 0 कौन सी पोजीशन पर है, 1 2 3 4, फिफ्थ पोजीशन पर है। यस सर। हमसे उसने पूछा था कि 0 कौन सी पोजीशन पे आएगा, तो हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया कि वाकई में ये फिफ्थ पोजीशन पर ही आएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 10th, हाँ जी, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सीड, एक्सीड करने का मतलब क्या होता है, मोर देन यानी ज्यादा होना, एक्सीड होना मतलब ज्यादा होना, यानी कि किसी एपी का 17वें नंबर का जो टर्म है, ये 17 पोजीशन है ना, उसकी जो भी वैल्यू है वो वैल्यू जो है उसके 10वें टर्म की वैल्यू से 7 ज्यादा है,
समझे क्या कुछ? आपको क्या निकालना है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस, वेयर टू फाइंड द डी। आपको डी निकालना है। मार्क करो इंपॉर्टेंट सबसे पहले। फिर से सुनो क्वेश्चन, देखो 1 2 3 4 ऐसे करते 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 कोई 17th टर्म है, 17 नहीं है, 17th टर्म है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे 17th टर्म। वो 17th टर्म में वैल्यू क्या आएगी वो मुझे भी नहीं पता। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 17 आएगा, नो, वैल्यू 17 नहीं है, पोजीशन 17th है, टर्म क्या आएगी मुझे नहीं पता। ऐसे करते करते एक 10th टर्म भी रही होगी यहाँ पे, थोड़ा पहले, इससे 7 टर्म पहले। तो इसने क्या कहा, जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। ठीक है, अब वैसे तो देखो कॉमन सेंस से ही पता चल रहा है, जरा सोचो, अगर 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है तो टर्म्स का डिफरेंस भी तो 7 है भाई। 10वीं टर्म से 17वीं टर्म्स आओगे तो 7 टर्म्स का ही डिफरेंस है, और टोटल डिफरेंस भी 7 है। दैट मीन्स एक एक का डिफरेंस होगा हर एक टर्म में। Yes, sir. यस सर। डायरेक्ट कॉमन सेंस से आंसर आ रहा है, कॉमन डिफरेंस d = 1। चलो, पर हमको इतना डायरेक्ट नहीं करना है ना, ये तो चलो एक ओरली हमने सॉल्व कर दिया। कई बार होता है कि ना इतना इजी क्वेश्चन ना भी आता है, ये नंबर्स यहाँ पे बदल दे, ये 10th टर्म की जगह 100th टर्म लिख दे, तो फिर हमको एक लॉजिक होना चाहिए हमारे पास। चलो सॉल्व करते हैं इसको। स्टार्ट राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 10th में कॉमन डिफरेंस एंड ए। तो हमको कॉमन डिफरेंस को डी मानना है और उसको ए मानना है, जैसे अपन मानते हैं। तो लिखिए, हेयर इट इज गिवन दैट, here it is given that, what is given, 17th term, that in an AP किसी AP में 17th term exceeds, मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में बताया था, exceeds की जगह हम कौन सा साइन लगाते हैं बताओ? Equal. प्लस या इक्वल? और सोच लो। इक्वल। सोनाक्षी बोलो। यस सर, इक्वल आएगा, फिर उधर आएगा प्लस। तो हाँ, इसमें से दो साइन निकलते हैं, वन इज प्लस, वन इज इक्वल एंड वन इज प्लस। इसकी सीध में तो लगता है इक्वल, लेकिन आगे चल के एक प्लस और लग जाता है, दो साइन निकलते हैं इससे। ठीक है, 17th टर्म एक्सीड्स द 17th टर्म। हमेशा हम कोई भी पोजीशन बताते हैं तो द लगाते हैं। द 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाय की जगह इक्वल प्लस लगेगा। ठीक है ना, एक्सीड्स में से जो दो साइन निकलेंगे तो इसकी सीध में तो इक्वल लगेगा, लेकिन जो प्लस है वो किसकी सीध में लगेगा? बाय की सीध में लगेगा। ठीक है, बाय 7। फाइन, ये हमको गिवन है, दैट इज। चलो मुझे बोलो, 17th टर्म को A17 लिखेंगे, यस और नो? यस सर। एक्सीड्स सीध में, एक्सीड्स की सीध में इक्वल का साइन आएगा, यस और नो? यस सर। 10th टर्म को हम A10 लिखेंगे, यस और नो? यस सर। बाय की सीध में प्लस का साइन आएगा, एंड 7 का 7 बन गई इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लो और डी निकाल लो। देखो इसको अब एक्सपेंड कर देते हैं। दिव्यांग बताओ, A17 को कैसे एक्सपेंड करोगे? A17 को कैसे एक्सपेंड करोगे? बोलो। A plus 16D. A plus 16D। सलोनी आप बोलो, A10 को कैसे एक्सपेंड करोगे? A plus 9D. A plus 9D एंड प्लस 7 एज इट इज। ठीक है, हम क्या करते हैं, सारे वेरिएबल्स को उधर ले जाते हैं और कांस्टेंट एक ही है केवल 7, उसको यहाँ रहने देते हैं, बाकी सारे वेरिएबल्स को वहां भेज देते हैं। करते हैं ट्राई। देखो A और वहां पे एक और A है, वो माइनस A हो जाएगा। 16D और वहां पे 9D है प्लस में, तो इधर आके माइनस का 9D हो जाएगा। इक्वल टू, अब केवल 7 बचा वहां पे कांस्टेंट के रूप में। यस सर। A माइनस A तो हो गया कैंसिल आउट, बचा क्या? 16D माइनस 9D। बोलो 16D माइनस 9D 7D 7D. इक्वल टू 7। सो D इक्वल टू 7/7 7/7 इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस वैसे भी हमारा हमने हिडन ट्रायल मेथड से ऐसे ही लप्पे में देखा था, तो लप्पे में भी 1 ही आ रहा था, और अभी लॉजिकली कॉन्सेप्ट वाइज देखा तो भी 1 ही आ रहा है। ठीक है,
Therefore, sir. closing statement is the common difference D of the given AP is 1. Answer. हो गया नोट डाउन? Yes, sir. Sir. अच्छा जी, अब Yes, सुनिए, sir. इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू तो निकल गई 1, मुझे ए की वैल्यू कौन निकाल के बताएगा? वैसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो ए की सर वैल्यू मैं निकल। हाँ बताओ, बताओ सोनाक्षी, निकालो। निकाला तो हाँ निकालो। अच्छा, आपने इस चीज का आंसर दिया कि कौन निकाल के बताएगा, मैं निकाल के बताऊंगी। ठीक है, चलो निकालो। And everyone else can try, not only Sonakshi. Whoever solves the first can tell his or her answer. कोई भी बोल सकता Sir, है। 0. 0। अच्छा जी, जीरो किसने दिया आंसर? नेम? Sir, Nishita. निशिता। सर 0। ओके, 2 zeros हैं मेरे पास। और किसी का कोई आंसर? नो सर, इसका 0 भी नहीं आएगा। Sir, 0 कैसे आएगा लेकिन? यस सर, Sir, 0 A नहीं आएगा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या? नहीं सर, 0 नहीं आएगा। Sir, 0 नहीं आएगा. तो क्या आएगा? एनीवन एल्स? मोहित, कुणाल, ऋतिक, दीपेश। हाँ भाई, कहाँ गए सारे धुरंधर, सारे दिग्गज खिलाड़ी कहाँ गए? रिटायर हो गया। रिटायर हो गए? अच्छा। सर रिटायर नहीं हुआ फिलहाल, थोड़ा अनुष्का? दिमाग खराब है। हाँ। Sir, कॉन्सेप्ट वाइज नहीं आया, वैसे अगर सोच के देखे तो 0 ही आएगा इसका आंसर. अच्छा, आपने वैसे कैसे सोच के देखा? चलो मुझे ये बताओ। सर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 है ना, बिल्कुल तो है। हम जैसे उसको सॉल्व करेंगे तो हम जैसे 0 में प्लस 16d करेंगे तब जाके उसका आंसर 16 आएगा. फिर 0 प्लस 17d करेंगे तब जाके उसका आंसर 17 आएगा. तो ठीक इसका है, मतलब ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको ऐसा कब कहा कि A16 आपको 16 ही लाना है? मैंने आपको कहीं भी यस सर। कहा कि A16 आपको 16 ही लाना है या A17 आपको 17 ही लाना है? A16 क्या है और A17 क्या है, इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। केवल इस चीज का जिक्र है कि A17, अच्छा A16 तो है ही नहीं ना, A10 है, सॉरी, इसमें A10 क्या है एंड A17 क्या है, इसका कहीं भी जिक्र है क्या इसमें? नो। केवल इस नो चीज का सर। जिक्र है कि ये इससे इतना ज्यादा है। भाई ये इससे 7 ज्यादा है, तो आपको लगा कि ये 10 और ये 17 होगा। क्यों भाई? ये 11 और ये 18 क्यों नहीं हो सकता? ये 12 और ये 19 क्यों नहीं हो सकता? अभी भी तो 7 ज्यादा है। बोलो निशिता। सर Yes, इसका अपन sir. निकाल नहीं अरे सकते। अरे, ये 3 और ये 10 भी तो हो सकता है, अभी भी 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा ही तो करना है। A10 को 10 लेना है और A17 को 17 लेना है, ऐसी तो कोई कंपल्शन नहीं है ना भाई, पोजीशन और वैल्यू सेम हो, 10-10 सेम हो और 17-17 सेम हो, ऐसा तो क्वेश्चन में कहीं गिवन ही नहीं है। अब बताओ करेक्ट आंसर क्या है? सर ये इन्फॉर्मेशन आधी है। द डेटा इज इनसफिशिएंट टू फाइंड द फर्स्ट टर्म। जितना डेटा गिवन है उतना डेटा से आप फर्स्ट टर्म निकाल ही नहीं सकते। इनफाइनाइट एपीज में बना सकता हूं ऐसी की ऐसी। देखो 10 टर्म्स ही तो बनानी है आपको, 17 टर्म्स बनानी है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आपने बनाई 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपने ये एपी बनाई निशिता एंड सोनाक्षी ने स्टार्टिंग में। देख लेते हैं 10वां टर्म 17वां टर्म 10वें टर्म से कितना जाता है।
10वां टर्म कौन सा, 1 2 3, 10वां टर्म ये होगा और 17वां टर्म ये होगा। बिल्कुल 16 9 से जो है 7 जाता है, बिल्कुल सही बनाई। लेकिन क्या ये एक ही एपी बनेगी क्या? मैं ऐसी लाखों करोड़ों और एपी बना दूंगा। ये लो, मैं शुरुआत ही लो 20 से कर रहा हूँ, मेरी मर्जी। 20 21 22, अगर ऐसे में 20 से शुरुआत करूंगा तो भी तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से 7 ज्यादा आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी बोलो? यस सर। तो हम Yes, sir. फर्स्ट टर्म क्या है वो सोच ही नहीं सकते। कुछ भी हो सकता है फर्स्ट टर्म, इवन नेगेटिव भी हो सकता है ना? यस सर। तो Yes, इसीलिए sir. आवर आंसर विल बी कि गिवन इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म। इसीलिए ही तो थोड़ा सा हमको ये भी सोचना चाहिए था कि इसने ए क्यों नहीं पूछा इस क्वेश्चन में। इसीलिए तो नहीं पूछा क्योंकि निकाल ही नहीं सकते। समझे बच्चे? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको मुझे होमवर्क, और वाली दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं एक बार। अभी तो 2 मिनट है, 2 मिनट में तो मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा। सुन तो लो, क्वेश्चन नंबर 11 मुझे होमवर्क देने का मन कर रहा है, पढ़ो एक बार। विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, देयर इज एपी, देयर इज एन एपी गिवन, ये एपी गिवन है, इसकी कौन सी टर्म, आपको ये नहीं बतानी कि वो टर्म की वैल्यू नहीं बतानी, आपको उसकी पोजीशन बतानी है कि 10वीं टर्म 12वीं टर्म, कौन सी टर्म इसी एपी की 54th टर्म से 132 ज्यादा है। क्वेश्चन समझ में आया? इस यस सर। की नहीं आया भाई? इस एपी में 3 है, 15 है, 27 है, 39 है एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसी टर्म है जो इसकी 54th, मान लो 54th टर्म यहाँ है, दिस इज माई 54th टर्म, मान लो ये 54th टर्म, ये टर्म क्या है वो भी मुझे नहीं पता, हो सकता है कि 54th टर्म 54 ही हो सकता है 54 ना हो के कुछ भी हो, एनीथिंग, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो ये वाला जो नंबर है ये 132 ज्यादा है, तो वो 132 ज्यादा कौन सी टर्म से? मान लो ये इस टर्म से 132 ज्यादा है, प्लस 132 है, तो इस टर्म की पोजीशन बताओ, इस टर्म की पोजीशन हमको फाइंड आउट करनी है। अभी समझ में आया? यस सर। 54th टर्म इस एपी की किस टर्म से 132 ज्यादा है? अब आया? Yes. यस सर। ठीक है, अब आ गया। अब आ गया। तो क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले क्रूशियल थिंग इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। चलो अब मुझे लग नहीं रहा कि आप होमवर्क कर पाओगे, सो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फिर बचा हुआ आप कर लेना। तो लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन फास्ट। ओके, वेलकम बैक। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था ना? स्टार्ट राइटिंग। हेयर द गिवन एपी, फर्स्ट ऑफ ऑल एपी लिख देते हैं हम, और अगर हमको साफ साफ एपी दिखाई दे रही है तो एपी लिखते ही सबसे पहले हम उसका एओडी निकाल लेते हैं। ठीक है, द गिवन एपी इज 315, आगे है 2739 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, सो सबसे पहले ए एंड डी निकालो। बोलो ए तो क्या होगा? A1 के बराबर यानी कि 3, 3. एंड डी क्या होगा? A2 minus A1. दैट इज 15 माइनस 3 यानी कि 12। ठीक है, चलो तो एक चीज आ गई, ए एंड डी आ गए हमारे पास, है ना? अब ए एंड डी वैसे भी आ जाता है तो सब कुछ पता लगा ही लेते हैं हम, लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात ये थी कि इसमें पता क्या लगाना है वो सोचना मुश्किल है कि एक्चुअली इसमें पता क्या लगाना है। पता ये लगाना है कि इसकी 54th टर्म इस एपी की किस टर्म से, प्लीज स्विच ऑफ द माइक सृष्टि। ठीक है, इस एपी की 54th टर्म इसी एपी की, नहीं उल्टा कह दिया, देखो मैंने उल्टा कह रहा हूं, मैं इतनी देर से उल्टा कह रहा हूं, कोई टोक भी नहीं रहा। हमको ये बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म इस एपी की 54th टर्म से 132 जाता है, यानी ज्यादा कौन सी है वो टर्म निकालनी है हमको। 54th टर्म किससे ज्यादा है वो नहीं निकालनी है,
ऐसी एक टर्म है इसके अंदर, हो सकता है इसकी 100th टर्म हो सकता है कि इसकी कोई 200th टर्म हो, कोई भी इसकी एक ऐसी टर्म है जो इसकी 54th टर्म से 132 प्लस है। तो आपको वो टर्म निकालनी है कि कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 प्लस है। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो अब एक बार मैं लिख देता हूं हमको चाहिए क्या। नाउ बी आर रिक्वायर्ड, हमको पोजीशन पता करनी है। टू फाइंड द पोजीशन, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द टर्म, उस टर्म की पोजीशन फाइंड आउट करनी है विच इज 132 more than the 54th term of the AP। ये पता करना है, उस टर्म की पोजीशन पता करनी है जो कि 54th टर्म से 132 मोर देन है। दैट इज, अब देखिए, तो वो जो टर्म है जो मुझे पता करनी है, अगर उस टर्म को मैं ए एन मान लूं, अगर उस टर्म को मैं क्या मान लूं बेटा, ए एन मान लूं, तो इसका मतलब दैट इज ए एन जो है इज मतलब इक्वल टू 132 मोर देन 54th टर्म। बताओ सही लिखा है कि गलत लिखा है? सर गलत है। क्या गलती है? क्या गलती है? सर मोर देन के केस में 54 पहले आएगा और 132 बाद में। ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, है ना, बस यही गलती है। हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस के केस में फर्क पड़ता ही नहीं है जैसे इधर लिखो, लेकिन फिर भी हम तो सही लिखेंगे। मोर देन, केवल मोर देन के केस में नहीं निशिता, मोर देन एंड लेस देन दोनों के केस में, कुल मिला के जहां पर भी देन आ जाए, जहां पर भी देन आ जाए तो हम पहले ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं, एक्सचेंज करके लिखते हैं। तो 54 यहाँ लिखो, ठीक है। एक काम करो, सुनो, एक स्टेप और यहाँ पे बनती है, हमको उस टर्म की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो उस टर्म की पोजीशन को एक बार के लिए मैं n मान लेता हूं। सो लेट द पोजीशन ऑफ दैट रिक्वायर्ड टर्म बी n। उस रिक्वायर्ड टर्म की पोजीशन हम n मान लेते हैं। सो उस हिसाब से ए एन जो हो जाएगा वो A54 फिर मोर देन का प्लस N132 हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर दो और n की वैल्यू निकाल लो, दैट्स इट। यही हमको करना है और कुछ नहीं करना है। जहां पे यहाँ पे तो हमको बेनिफिट ये है कि हमारे पास a और d की वैल्यू भी गिवन है, पर a और d की वैल्यू लास्ट में अप्लाई करना। पहले इसको एक्सपेंड करो। बोलो a n को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? a प्लस n माइनस फॉर्मूला से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो A54 को कैसे करोगे? a प्लस 54 माइनस 1 डी। हाँ, तो 53 हो गया ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, है ना। 54 माइनस 1 53 हो गया, और 132 एज इट इज। क्या करेंगे, सारे ए एंड डी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ए एंड डी की वैल्यू पुटअप कर लो, क्योंकि ए एंड डी की वैल्यू है ना हमारे पास। वैसे तो देखो ए एंड ए ये कट जाएगा ना, लेकिन एक बार के लिए चलो ना भी काटो तो वैल्यू पुटअप कर दो। बताओ ए की क्या वैल्यू है, क्या गिवन है वैल्यू ए की? 3 प्लस n तो मुझे पता करना है वो पोजीशन। d कितना गिवन है? 12 इक्वल टू, वापस a यहाँ पे 3 है, 53 इंटू डी है 12 प्लस 132। तो ऐसा a और d की वैल्यू पुटअप करने के बाद आप चेक करो RHS में तो कोई भी वेरिएबल बचा ही नहीं, सब सॉल्व हो जाएगा ना। तो कर दो, अगर RHS में कुछ भी नहीं बचा तो उसको सॉल्व कर दो। LHS को एक बार एज इट इज लिख देते हैं और इसको सॉल्व करो। तो पहले बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसको, इसको और इसको तीनों को ऐड कर देंगे, राइट? यस और नो? चलो भाई मल्टीप्लाई करो। 12 3 जा 36, रिमाइंडर बचा 3, 12 5 जा 60, 60 एंड 3 63 प्लस 132। चलो इसी के आगे लिख देता हूं मैं। तो इन तीनों को ऐड करके बताओ क्या आएगा जल्दी।
3 + 6 36 771 क्या 771 771। चलो अब हमारा इक्वेशन वैसा ही कुछ बन गया जैसा हम पहले करते थे। 3 + n - 1 × 12 की वैल्यू आ गई 771। जहां से मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वही प्रोसीजर, पहले 3 को भेजो, फिर 12 को भेजो, फिर -1 को भेजो और n की वैल्यू फाइंड आउट करो। हो जाएगा ना इजीली? Yes. चलो देखते हैं। 3 + 3 को तो भेजना है ना, 3 को भेजना है तो क्या बचेगा यहाँ पे n - 1 × 12। 3 को वहां भेजेंगे तो 771 - 3 करना, -3 कितना होगा 7 768 तो देखो अगर हम इस 3 को पहले ही काट देते तो भी हमारा काम हो जाता। हमने पहले 3 जोड़ा और फिर 3 घटाया, तो डबल मेहनत करी ना हमने एक तरीके से। भाई हम डायरेक्ट अगर इन दोनों को ही जोड़ देते तो 768 आता नहीं आता? बोलो आता ना। तो ये Yes. थोड़ी सी अभी अपन बेसिक लेवल पे कर रहे हैं तो मैं आपको वो अप्लाई करने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको ये छोटी मोटी चीजें अप्लाई करनी है। हम 3 को तो छोड़ो, हम a को a से काट सकते थे, हमको a पुट अप ही नहीं करना पड़ता, वो भी हम कर सकते थे। चलो a की वैल्यू पुट कर दी तो वैल्यू पुट करने के बाद भी हम 3 को 3 से काट सकते थे। ठीक है, एनीवेज चलो आगे चलते हैं। अब किसको 12 को भेजेंगे तो 12 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 768/12। यस सर कर दो डिवाइड 64 64 12 हो जाए 48। अब -1 को भेज दो तो 64 + 1 यानी कि 65 therefore the position of the, वो पूरी लाइन ना लिखो, बस रिक्वायर्ड टर्म लिख दो काफी है। द पोजीशन ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म, जो भी टर्म हमको चाहिए थी उसकी पोजीशन है 65th टर्म। द पोजीशन ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म is 64th term. सर 65th Sorry 65 65 प्रिंटिंग मिस्टेक। 65th term आया समझ? यस सर यस सर अच्छा अब देखो इसमें Sir. 65 टर्म्स हैं तो 65 टर्म्स हम क्रॉस वेरीफाई हिट एंड ट्रायल मेथड से तो नहीं कर सकते। 65 टर्म्स पे जाएं एक एक करके दो दो जोड़ के जो भी कॉमन डिफरेंस था जोड़ते हुए जाएं, तो वो तो बेवकूफी होगी इस तरीके से करें। पर फिर भी हम क्रॉस वेरीफाई तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। कैसे? डायरेक्ट वैसे जाके नहीं कर सकते, लेकिन मुझे ये पता चल गया, क्या पता चला आपको? मुझे ये पता चल गया कि इस एपी में जो 65th टर्म होगी वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। ये पता चल गया ना? तो क्यों ना मैं इसकी 65th टर्म और इसकी 54th टर्म दोनों निकाल लेता हूं, फाइंड आउट कर लेता हूं और देख लेता हूं कि क्या वो उससे 132 ज्यादा है या नहीं है। तो हम निकालते हैं 65th टर्म, दैट मीन्स A65 और 54th टर्म यानी कि A54। निकालो जल्दी से। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? A + 64D। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? A + 53। A और D दोनों है तुम्हारे पास। 3 + 64 × D कितना है 12। 3 + 64 × D कितना है 12। सर ये तो 771 पहले ही आ गया ना। हाँ हाँ देखो A54 कौन क्या चीज पहले आ गई बेटा? A65 पहले आ गया ना। हाँ तो वो भी आ गया, वहां से भी देख सकते हो। अभी सॉल्व भी कर लो चाहे से। 64 × 12 + 3 करोगे तो वही आएगा। कितना आया था बेटा? 771। यस सर। इसको सॉल्व कर लो, ये हमने पहले सॉल्व नहीं किया। 12 4 जा 48, रिमाइंडर 4, 12 6 जा 36 एंड 4 40 तेरे साथ सेम ही लिख दिया। और उसके 54 अंदर आएगा ना 53 सॉरी सेम ही लिख दिया आपने। सॉरी बिल्कुल 53 आएगा, गलती है। अच्छा दिव्यांग बता रहा था कि 53 आएगा। नो सर हम बताए। 12 3 36, रिमाइंडर 3, 12 5 जा 60 एंड 3 63 और ये 3 ऐड किया तो 639। आप चेक करो क्या 771 639 से 132 ज्यादा है या नहीं है? है सर। माइनस यस सर है ना। तो क्रॉस वेरीफाई हो गया कि इस एपी की 65th नंबर की टर्म इसी एपी की 54th नंबर की टर्म से 132 ज्यादा होगी। क्लियर? Yes sir. नो डाउट? यस सर। सब कुछ नोट हो गया यहाँ तक? यस सर।
Yes, sir. ओके, Yes, sir. क्विकली मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं उसको प्लीज मार्क इन द कैटेगरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू करें? बड़ा ध्यान से क्लियरली क्वेश्चन को समझना। 2 APs, भाई अब तक हमको एक क्वेश्चन में एक ही एपी मिल रही थी, अब एक ही क्वेश्चन में 2 एपी है। कितनी एपी है बेटा? 2 एपी है। मतलब एक ये सीरीज चल रही है, एक एपी, एपी का मतलब एक सीरीज, और एक दूसरी एपी और चल रही है। ठीक है, 2 एपीज चल रही है मेरी। दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि इसमें जो डी है वही डी इसमें है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. डी के साथ ए भी होता है, लेकिन ए के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हो सकता है इसका ए कुछ और हो सकता है इसका ए कुछ और हो। ठीक है ना भाई? देखो, अगर डी सेम है इसका मतलब कतई ये मत मानना कि एपी भी सेम है। मान लो डी दोनों में 2 है, 2 + 2 + 2 + हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से वो नहीं पता ना। मान लो इसकी स्टार्टिंग हुई है 20 से, तो ये एपी कैसे चलेगी? 2 ऐड करके 22, 24, 26, 28, 30, 32 एंड सो ऑन। और मान लो ये एपी 10 से स्टार्ट हुई है, या ये एपी मान लो 4 से स्टार्ट हुई है, तो 2 ऐड करके कैसे चलेगी? 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो देखो एपी तो डिफरेंट आ रही है ना दोनों जगह, आ रही है नहीं आ रही है? जबकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, दोनों के आगे बढ़ने की स्पीड सेम है, +2 + 2 + 2, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। बट देन ऑल्सो एपी इज डिफरेंट बिकॉज द फर्स्ट टर्म इज डिफरेंट। फर्स्ट टर्म डिफरेंट होने से एपी डिफरेंट है। तो कॉमन डिफरेंस के सेम होते ही मैं ये नहीं कहूंगा कि एपी भी सेम है। हाँ, अगर कॉमन डिफरेंस के साथ साथ ए फर्स्ट टर्म भी सेम हो जाता, तब तो ये एग्जैक्टली सेम एपी बन जाती दोनों। क्लियर है यहां तक? ठीक है, Yes, sir. Sir. अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये एक एपी चल रही है, इसका और इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी इनके बढ़ने की या घटने की, हो सकता है घट भी रही हो, स्पीड सेम है ना। मतलब 2-2 से बढ़ रही है तो ये भी 2-2 से, ये 10-10 से बढ़ रही होगी तो ये भी 10-10, पता नहीं किससे कितने से बढ़ रही है वो पता नहीं है, कुल मिला के दोनों सेम स्पीड से बढ़ रही है। अब अगली इंफॉर्मेशन है, दोनों एपी की 100th टर्म ले लो, यानी इस एपी में कहीं ना कहीं ए 100 आएगा, कोई टर्म होगी, इस एपी में भी कहीं ना कहीं ए 100th टर्म होगी। तो इस टर्म की जो वैल्यू होगी और इस टर्म की जो वैल्यू होगी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? 100 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 100। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसी एपी में 1000th टर्म आएगी और इस एपी में भी एक 1000th टर्म आएगी, उसका डिफरेंस क्या होगा? अगर 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा गया। तो पहली बारी पढ़ने में अगर मान लो आपको कुछ एपी वेपी आप कुछ नहीं जानते और ऐसा ही कोई क्विज होता, न्यूज़पेपर में पढ़ते, फेसबुक पे पढ़ते, तो आपका आंसर क्या होता? आपका आंसर होता 1000। यस और नो बताओ? होता नहीं Yes, होता? sir. Yes, sir. आप क्या कहते हैं? Yes. अच्छा, 100th नंबर की टर्म का डिफरेंस 100 है, तो 1000th नंबर की टर्म का डिफरेंस 1000 हटाओ, यही कहते नहीं कहते आप? तो फर्स्ट इंप्रेशन Yes, में sir. हर बच्चे को यही आंसर लगता है, बट दैट आंसर इज सर्टेनली रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? 100th टर्म का डिफरेंस दे रखा है और 1000th टर्म का डिफरेंस पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, अब sir. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक डेमो कोई भी मैं एपी बना के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अभी जो मैंने एपी बताई थी उसी को ले लो। अभी जो मैंने एपी बताई थी उसको 20 से स्टार्ट किया था और 2-2 का गैप किया था मैंने, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34 एंड सो ऑन। और दूसरी एपी को मैंने 4 से स्टार्ट किया था, शायद 4, 6, सर 28 के बाद 30 भी लिखना है। हाँ 30 एंड 32 एंड सो ऑन। ठीक है, 8 और 10, 12, 14, 16 एंड सो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों का, +2 + 2 हो रहा है इसमें भी और इसमें भी +2 + 2 हो रहा है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे बताना Yes, sir. पहली टर्म, दोनों एपी की पहली टर्म में कितना डिफरेंस है? 16। 16. अच्छा, और दोनों टर्म की दूसरी टर्म में कितना डिफरेंस है? 3. 16। अच्छा, दोनों एपी की तीसरी टर्म में कितना डिफरेंस है? 16. अच्छा, दोनों 16. एपी की फोर्थ टर्म में कितना डिफरेंस है?
16। अच्छा जंप करो, आखिरी जो गिवन है 4th 5th 6th 7th टर्म जो आखिरी दिख रही है, 7th टर्म में कितना डिफरेंस है? 16। 16। कुछ पता लगा कि क्या हो यस रहा है? सर। यस सर। क्या पता लगा बताओ चलो। सर कोई सी भी टर्म का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस सेम ही आएगा। अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर दोनों की बढ़ने Yes, की sir. स्पीड सेम है, अगर दोनों के बढ़ने की स्पीड सेम है तो उनके पर्टिकुलर किसी भी टर्म का एक बार जो डिफरेंस निकाल लिया, जैसे 16 निकाल लिया, तो अब हर जगह 16 का ही डिफरेंस आएगा, चाहे से कितने भी आगे चले जाओ, चाहे से 2000 टर्म्स आगे चले जाओ, चाहे से 2 लाख टर्म्स आगे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस भी सेम 100 ही रहेगा। 100 इज द आंसर। यस सर। समझ आया? पर हम यस सर। एग्जाम में ऑब्वियसली ऐसे तो कर नहीं सकते, ये तो एक तरीके का हमने एग्जाम्पल बना के किया। एग्जाम में तो वही ए एंड डी के कॉन्सेप्ट वाइज हमको करना है ना, ठीक है? तो शुरू करें अब इसको कॉन्सेप्ट वाइज करना। भाई क्या होता है, क्वेश्चन को हम बिना कॉन्सेप्ट के समझ जाते हैं और आंसर ले आते हैं ना, तो फिर कॉन्सेप्ट वाइज करने में और मजा आता है, ठीक है? तो इसीलिए पहले मैं देसी भाषा में समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूँ। चलो, तो हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज इसको सॉल्व करना है। हमारे पास 2 एपीज हैं, तो हम 2 एपी को मान लेते हैं बेटा, लेट द 2 एपीज बी, उनका नाम रख लेते हैं हम एपीज बी AP1 एंड AP2, और क्या ऐसे तो नाम रख सकते हैं, और क्या, ठीक है ना? कोई नंबर तो है नहीं, नंबर को तो क्या है हम XYZ मान लेते हैं, लेकिन अब एक सीरीज का तो हम AP बोलेंगे, तो AP1 एंड AP2, ठीक है बेटा? क्लियर यहाँ तक? यस गिवन क्या है? गिवन ये है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। नाउ इट इज गिवन दैट the common difference that both APs have the same common difference. Both APs have the same common difference. अच्छा बेटा, अगेन इस क्वेश्चन में आप ना तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस सेम है, बस ये पता चला है मुझे। अभी जैसे कॉमन डिफरेंस मैंने 2 मान लिया था, लेकिन एक्चुअल में वो 2 था, ऐसी कोई गारंटी थोड़ी ना, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में अगेन आप कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकाल सकते, ना फर्स्ट टर्म निकाल सकते, कुछ नहीं निकाल सकते, लेकिन ये चीज की गारंटी है कि हर टर्म का डिफरेंस तो 100 का होगा, क्योंकि किसी भी एक टर्म्स का डिफरेंस 100 आ चुका है। समझ गए? Yes, sir. That both APs have the same common difference. तो अगर दोनों एपीज का सेम कॉमन डिफरेंस है तो मैं उस कॉमन डिफरेंस को डी मान लेता हूं। सो लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज बी स्मॉल डी। भाई स्मॉल डी लेटर से हम डिनोट करा देते हैं दोनों के कॉमन डिफरेंस, दोनों का सेम है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, स्मॉल डी मान लेते हैं उसको। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? No, sir. No, sir. लेकिन No, फर्स्ट टर्म के बारे में तो कोई नॉलेज ही नहीं है कि वो सेम है कि अलग है कि क्या है, कुछ नॉलेज नहीं है ना। तो जब तक हमको गिवन नहीं है कि इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, अलग अलग है, सेम है, क्या है, हमको जब तक गिवन नहीं है तब तक हम अलग अलग ही मानेंगे। भाई इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, ऐसे ही मान के चलेंगे ना, ठीक है? तो हम क्या मान लेते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म को तो जैसे अपन मानते थे ए मान लेते हैं, और इसकी फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लेते हैं, थोड़ा सा लेटर अलग दे देते हैं, क्योंकि ए अगर मान लेंगे, अगर इसकी भी ए मान लेंगे तो आपने दोनों की फर्स्ट टर्म भी सेम ले ली। तो ऐसा गिवन नहीं है ना कि फर्स्ट टर्म सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए स्मॉल लेटर डी ले लिया दोनों के लिए। लेकिन फर्स्ट टर्म अलग अलग है, तो इसके फर्स्ट टर्म को ए मान लो, इसकी फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लो, या कुछ और लेटर भी मान सकते हो, मानना चाहो तो बी मान लो, सी मान लो, लेकिन फिर उसमें ज्यादा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं ए रख रहा हूँ, इधर स्मॉल लेटर रख लेता हूँ, इधर कैपिटल लेटर रख लेता हूँ, या उल्टा कर लो, इधर कैपिटल लेटर रख लो और इधर स्मॉल लेटर, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. चलो, Yes, sir. एंड लेट द फर्स्ट टर्म्स, अब ऐसा क्यों मानना पड़ रहा है ए डी? वैसे तो पिछले क्वेश्चंस में तो हमने माना नहीं, क्योंकि एपी एक थी। जब एपी एक थी तो क्लियर कट है कि ए तो होगा फर्स्ट टर्म, डी होगा कॉमन डिफरेंस, लेकिन एपी 2 हो गई, इसलिए हमको अब 4 चीजें हो गई।
उसका फर्स्ट टर्म, उसका कॉमन डिफरेंस, उसका फर्स्ट टर्म, उसका कॉमन, तो 4 चीजों माननी हमको, इसलिए ये सब लिखना पड़ रहा है। ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ both APs be, let the first term of both APs be, पहले वाले को स्मॉल a मान लो एंड कैपिटल A रेस्पेक्टिवली लगा दो। रेस्पेक्टिवली मतलब AP1 का तो स्मॉल a और AP2 का कैपिटल है। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, ऋतिक समझ में आ रहा है सब? यस सर। कलोनी? चलो यस सर। हाँ, तो अब हमारे पास दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस है जो कि सेम है, और दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म है जो कि अलग अलग है। अब हमको क्या गिवन है उसको रीड करते हैं। नाउ इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है सब देखो ध्यान से। हमको गिवन है कि दोनों एपीज के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, ये गिवन है। तो इस लाइन को मैं एज इट इज लिख लेता हूं। नाउ इट इज गिवन दैट the difference of 100th terms of both APs is 100। यहां तक लिख लिया? यस सर। यस सर। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़े में से छोटा बड़े में से छोटा माइनस करना। वेरी गुड। अब हमको ये भी पता नहीं है इस केस में कि AP1 बड़ी है, मतलब AP1 के जो टर्म्स है वो बड़े हैं या AP2 के टर्म्स बड़े हैं, नहीं पता ना। तो हम हमारे हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि AP1 बड़ी है और AP2 छोटी है, और हम ये भी मान सकते हैं कि ये बड़ी है छोटी है। लेकिन एक बार अगर इसको बड़ी मान ली, मतलब एक बार अगर इस ऊपर वाली AP का AP1 का अगर आपने 100th टर्म बड़ा और इसका 100th टर्म छोटा मान लिया, तो अब 1000th टर्म में भी इसी का बड़ा और इसी का छोटा मानना पड़ेगा। उल्टा मत कर देना बस। समझ में आया क्या कहा मैंने? अगर आपने AP1 का 100th टर्म बड़ा और AP2 का 100th टर्म छोटा मान लिया, तो अब AP1 का ही 1000th टर्म बड़ा और AP2 का 1000 टर्म उससे छोटा मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गिवन नहीं है ना कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो अब मैं लिखता हूं दैट इज, मैं AP1 का बड़ा मान लेता हूं, चलो है ना। तो AP1 का 100th टर्म A100 होगा या नहीं होगा? यस और नो? यस सर। यस सर। माइनस डिफरेंस कर रहे हो ना। AP2 का 100th टर्म क्या होगा बोलना जरा, नहीं कौन बताता है? कैपिटल A100। वेरी गुड। Capital. तो बेटा उसके फर्स्ट टर्म को आपने कैपिटल A माना है, तो उसका 100th टर्म कैपिटल A100 लिखना पड़ेगा। सिमेट्री में चलेंगे ना। अगर आपने इसको भी A100 मान लिया तो आपने तो सेम लिख लिया है, तो 0 हो गया A100 माइनस A100। ठीक है, आपको गिवन है दोनों एपीस के 100वें नंबर की टर्म का डिफरेंस 100 है, ये गिवन है। तो ये मैंने इक्वेशन बना दी इक्वल टू 100। ठीक है, अब आप दोनों को कर दीजिए एक्सपेंड। बोलो A100 को कैसे एक्सपेंड करोगे? A100 A+90। देखो यहाँ पे 2 A है मेरे पास, तो आप बताओ कौन सा A? स्मॉल A। स्मॉल A प्लस 90। एंड कैपिटल A100 को कैसे एक्सपेंड करोगे? कैपिटल A प्लस 90। मुझे बताओ D को भी कैपिटल और स्मॉल करना पड़ेगा या सेम करना पड़ेगा? सर सेम ही रहेगा क्योंकि D सेम है। अगर D के बारे में भी नॉलेज नहीं होती तो हमको D भी छोटे बड़े लेने पड़ते, इसका छोटा और इसका बड़ा। क्योंकि नॉलेज ही नहीं है, जब तक नॉलेज नहीं है तब तक हम उनको अलग अलग मानेंगे, अनइक्वल मानेंगे। लेकिन क्योंकि नॉलेज है कि सेम है, इसलिए हमने सेम लेटर से डिनोट करा दिया। इक्वल टू 100। जरा इसको सॉल्व करो। तो A प्लस 99D, ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा, माइनस कैपिटल A और प्लस का हो जाएगा माइनस 99D, साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू 100। देखो भैया 99D माइनस 99D कट गया, क्या बचता है?
स्मॉल A minus A. स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। ए माइनस कैपिटल ए इक्वल टू 100, यानी कि दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 आ गया। वो तो कोई सी भी टर्म का डिफरेंस 100 आएगा ना, अभी हमने करके देखा था। अगर 100th टर्म का डिफरेंस 100 है तो देखो ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 आया नहीं आया? आया सर। आ गया। अब मैं इसको लिख Yes, देता हूं इक्वेशन 1। और अब हमको चाहिए क्या? नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द डिफरेंस, required to find the difference of the 100th terms, the difference of, oh sorry, 1000th terms का डिफरेंस चाहिए ना, 100th term का तो गिवन है, 1000th terms of both APs। तो अगर हमने AP1 बड़ी मानी थी तो अब 1000 टर्म्स के केस में भी हम AP1 को ही बड़ा माने, वो चेंज नहीं कर सकते। दैट इज हमको क्या चाहिए? हमको A1000 माइनस कैपिटल A1000, ये चीज हमको चाहिए नहीं चाहिए? बताओ, इस चीज का हमको आंसर चाहिए। ये चीज हमको चाहिए भाई, इसकी 1000th टर्म, इसकी 1000th टर्म, उसका डिफरेंस। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? उसको हम एग्जैक्टली एक्सपेंड करके निकालेंगे। बोलो A1000, स्मॉल A1000 को कैसे एक्सपेंड करेंगे? A plus 90 स्मॉल ए बोलना A plus 999 माइनस कैपिटल A1000 को कैसे एक्सपेंड करेंगे? क्या बोली? 9900 equals to 1000 999 इक्वल टू 1000 कहाँ लिखा हुआ है? बोलना शिवम। सर लिखा हुआ नहीं है। तो फिर लिखा हुआ नहीं है तो क्यों लिख रहा है? सर उधर अपन ने 100 आया था ना, इसलिए। उधर तो 100 गिवन था ना, देखो ना क्वेश्चन ही क्या पढ़ा तूने। उधर तो 100 गिवन था। 100th टर्म इज 100, 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, और 1000 टर्म का डिफरेंस तो मुझे पता लगाना है। आप तो लिख रहे हो 1000 है, तो ऐसा गिवन थोड़ी ना है कि 1000 है, ये तो पता लगाना है कि कितना है डिफरेंस। यस सर। यही तो पता लगाना है। इसको इक्वल टू नहीं करना है किसी से, इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू पता करनी है। तो अब ब्रैकेट्स खोलो, A plus 999D माइनस कैपिटल A है, माइनस माइनस हो जाएगा ये भी। तो इसको जब सॉल्व Yes, करेंगे तो 999D माइनस 999D कैंसिल आउट हो गया, बचेगा वही A माइनस कैपिटल है, और A माइनस कैपिटल A की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में रखी हुई है, क्या है? 100। इसको लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ये कॉपी कर लिया, यानी कि दोनों की 1000th टर्म का डिफरेंस भी क्या आ गया? 100 आ गया। यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार क्लोजिंग स्टेटमेंट और लिख देना, ताकि इस फॉर्म में पता नहीं उसको समझ में नहीं आए। तो एक बार, देयरफॉर द डिफरेंस ऑफ द 1000th terms of both APs is 100। आंसर। अच्छा 1000th छोड़ो, अगर मैं 1,00,000th टर्म्स का डिफरेंस पूछ लूं तो क्या आंसर दोगे? 100। 100। हर एक टर्म का डिफरेंस 100 ही होगा। जो एक बार फाइनल तय हो गया वही चलता रहेगा, 1000 नहीं बनेगा। जैसे शिवम ने कर दिया था ना 1000, ऐसे मत कर देना, भावनाओं में बह गया था वो। 1000 देख के हाँ सर लिख दो 1000। ठीक है, यस सर। यस सर। हो गया था। तो फिर काफी आज के लिए। यस सर। हाँ शिवम, तेरे मुंह की बात छीन ली मैंने, ये कहने वाला था तू कि काफी आज के लिए। सर वो कुछ और कहना चाहता है, कुछ कहना चाह रहा है वो, ये कह रहा है फिलहाल। क्या कहना चाह रहा है? कल का टाइम सर एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करो, फिर बताएगा वो। अच्छा चलो, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने किया है। अब क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 कुछ होमवर्क भी तो देना पड़ेगा। क्या होमवर्क दिया है आज मैंने? चेक करो 17, 18, 19, 20। ये सर होमवर्क। एक दिन होमवर्क दोगे तो चल जाएगा। एक मिनट रुको,
यस सर। देखो 17th क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लास्ट टर्म वाला है। 18th क्या है? 4th एंड 8th टर्म का सम, 6th एंड 10th टर्म का सम, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। ये भी सर थोड़ा एक टेढ़ा दिन है। ज्यादा तो चलेगा, कल संडे है। 14, 15 सर और कल पहले ही बहुत सारे वर्क रहने दो। जो मैंने यूज यस सर। सर एक दिन नहीं दोगे तो चल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करना बस हाँ एक। सर वो ट्राई कर दो। हाँ ठीक है कोशिश सर। करें। हाँ ट्राई कर लूंगी, बोल दूंगी, हुआ ही नहीं है ना, है ना एंजल? झूठ मत बोल। हाँ चलो, वो मुझे पता चल जाएगा किसने कितना ट्राई किया। ट्राई करना है इसको ईमानदारी से 16th क्वेश्चन को, ठीक है ना? यस सर। हमने कहाँ तक कर लिया, एक बार मार्क करवाओ। 12 तक कर लिया। चलिए दैट्स इट, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।